दोस्तों, क्या हमें एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए? इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, इनका मेन कमाई कहाँ से होता है। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का चलन क्यों बढ़ते क्यों जा रहा है? लोग बेसी इस्तेमाल क्यों करें क्रेडिट कार्ड? वन ऑफ द प्राइम रीजंस तो एक ही है कि ऑब्वियसली इंटरनेट में कुछ भी खरीदने के लिए हमें क्रेडिट कार्ड का दरकार पड़ता है। दूसरा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, इस 45 दिन का हमें क्रेडिट मिल जाता है, 45 डेज का क्रेडिट। और तीसरा रीजन ये कि अपने पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स एक्यूमुलेट होने के बाद हम कुछ सामान खरीद सकते हो, पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। वो लोग बात है कि पॉइंट्स एक्चुअली कन्वर्ट इनटू हार्डली एनी एक्चुअली परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज है, उनको एक्चुअली नुकसान होता है अच्छे कस्टमर से। बेसिकली अच्छे कस्टमर्स वो हो गए जो ड्यू डेट के पहले क्लियर कर देते हैं बिल। कंपनी को फायदा नहीं होता है, कारण कि उनको जनरली जो ट्रांजैक्शन जो वैल्यू का 0.5% उनको मिलता है फ्रॉम द वेंडर्स। तो बेसिकली जब अपने 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो वेंडर्स को 5 रुपया क्रेडिट कार्ड कंपनीज को देना पड़ता है। तो वहां क्रेडिट कार्ड कंपनीज का फायदा होता है, बेसिकली 0.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट प्रॉब्लम क्या होता है, अच्छे कस्टमर्स ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देते। अब 45 डेज के पहले, यानी अराउंड 40 डेज में अगर पेमेंट करे तो 45 डेज का क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना पड़ा उन कस्टमर्स को। तो ओवरऑल कंपनी को नुकसान है फ्रॉम गुड कस्टमर्स, क्योंकि उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ऑफ द 45 डेज क्रेडिट विच दे आर गिविंग टू द गुड कस्टमर्स। अब आप सोच रहे हो कि वेंडर्स को भी तो थोड़ा देरी से पेमेंट मिलता होगा। ऐसा बात नहीं है, वेंडर्स को मोरलेस ऑलमोस्ट हाथों हाथ पेमेंट मिल जाता है। इसलिए द क्रेडिट कार्ड कंपनी हैज टू बेयर द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द मनी अंटिल द बिल इज सेटल्ड। तो दोस्तों, कंपनी मेन पैसा कमाती है फ्रॉम दोज कस्टमर्स हु आर कॉल्ड रिवॉल्वर्स। और रिवॉल्वर कस्टमर्स वो हुए जो बेसिकली 10% ऑफ द बिल अमाउंट पे करते हैं। बाकी जो 90% है वो अगला महीना कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है, और उसके ऊपर बैंक अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करती है, ऑलमोस्ट 2 to 3%, मतलब ऑलमोस्ट 24 to 36% पर ईयर। अब होता क्या है कि रिवॉल्व होते गया, अगला महीना सपोज वो 10% पेमेंट किया, वो भी कैरिड फॉरवर्ड हो गया, तो बढ़ते गया ऑन द अमाउंट, तो उसमें और इंटरेस्ट बढ़ते गया, तो वहां बैंक को बहुत अच्छा कमाई होता है। और यहाँ एक्चुअली बैंक यही चाहती है कि ऐसे उनको परमानेंट रिवॉल्वर्स मिलते रहे। और केवल यही नहीं, इनफैक्ट बहुत बार क्या होता है ना, ट्रांजैक्टर्स कैसे भी कभी भी भूल हो जाते हैं, कभी भूल जाते पेमेंट करना ऑन टाइम, तो चार्ज लग जाता है। और यहाँ देखिए 2 to 3% जो है वो तो लगता ही है। बहुत बार क्या है, वो मिनिमम 400 रुपीज भी चार्ज कर देते हैं, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, कोई 500 तक भी चार्ज करता है। अब एक बार क्या होता है, मैंने पेमेंट करना ऑन टाइम भूल गया था, तो 400 रुपया चार्ज कर दी ऑन अ बिल अमाउंट विच वाज जस्ट लाइक 1000 रुपीज। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे फिर तो बैंक के जितने मैक्सिमम रिवॉल्वर कस्टमर्स हो उतना बैंक को फायदा है। ऐसा भी नहीं है। देखिए, अगर 60-40 का रेशियो, मतलब 60% रिवॉल्वर्स हो और 40% ट्रांजैक्टर्स हो कंपनी के लिए, तब तो फायदा है, अच्छा है, कंपनी विल सस्टेन एंड विल डू वेल। और अगर 75 और 25 हो, यानी 75% रिवॉल्वर्स एंड 25% ट्रांजैक्टर्स, तब तो कंपनी बहुत अच्छा करी है, कंपनी बढ़िया करी है, उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन्स, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर 90-10 का रेशियो होता है, तब यहां गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां क्रेडिट कार्ड कंपनी का बैंकरप्ट होने का चांसेस वेरी हाई, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में रिवॉल्वर जो कस्टमर्स है वो डिफॉल्ट भी कर सकते अपना पेमेंट के ऊपर। सो दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर। इसलिए 90-10 इज नॉट अ गुड रेशियो, 75-25 तक ही इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट प्राइम रेशियो फॉर द क्रेडिट कार्ड कंपनीज। इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज तब पैसे बनाना शुरू करती है when it has a substantial card base of at least 1 million plus customers, मतलब 10 लाख के ऊपर कस्टमर्स हो, तब फायदा है कंपनी को। और रिवॉल्वर रेट ऑफ एटलीस्ट 60% हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। एंड बैड डेट्स शुड नॉट बी मोर देन 5 to 6%। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक्चुअली चाहती है कि रीजनेबल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स हो? इसका मतलब ये हुआ कि दैट द रिस्क लेवल इज ऑप्टिमम, मतलब कि अट्रैक्टिंग दोज कस्टमर्स हु आर टाइट फॉर मनी, मतलब कि लोग समय पे पेमेंट नहीं करेंगे, इसलिए उनको 10% पेमेंट की, बाकी 90% में बैंक को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा उनसे। इसलिए बैंक चाहती है कि वैसे कस्टमर्स उनको मिले। पर यहाँ सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर 10% के ऊपर बैड डेट्स होता है, तब कंपनी को प्रॉब्लम आ जाएगा, मेजर प्रॉब्लम। अब दोस्तों, इंटरेस्ट के अलावा और भी बैंक कुछ तरीकों से पैसा कमाती है, जैसे एनुअल फीस, इंटरचेंज, लेट फीस एंड फॉरेन एक्सचेंज। बहुत बार क्या होता है, अगर आपका पैसा बाहर से आता है यूएस डॉलर्स में या जो भी फॉरेन करेंसी में, तो अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी उनको पैसा मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी विच द बैंक अर्न्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके अलावा और भी काफी तरह के रिस्क भी है विच बैंक हैज टू फेस, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इज फ्रॉड। अब बहुत बार क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल सपोज किसी के हाथ लग गया, या कोई साइट में आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल स्टील हो गए। अब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है जहां आपको पता नहीं लगता है, और आपको एसएमएस के थ्रू पता लगता है कि भाई एक्चुअली ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ विदाउट यू एक्चुअली डूइंग दैट ट्रांजैक्शन, या मे बी आपका स्टेटमेंट में आपको पता लगता है। इसमें क्या होता है कि आप हाथों हाथ आपका कार्ड ब्लॉक होता है, बट बहुत बार क्या होता है, सिंस वेंडर को पैसा तुरंत दे दिया जाता है, तो पैसा तो आपका निकल गया, क्रेडिट कार्ड कंपनी तो दे दी पैसा। अब यहाँ क्या होता है, 3 वे से केस सॉल्व होते हैं, या कस्टमर हैज टू टेक अ हिट,
या क्रेडिट कार्ड कंपनी हैज टू टेक अ हिट और द बैंक हैज टू टेक अ हिट, और ये केस के ऊपर डिपेंड करता है कि हु टेक्स अ हिट। इसलिए ये रिस्क हमेशा बना रहता है क्रेडिट कार्ड कंपनी को, और ये सबसे बड़ा रिस्क अपने कस्टमर्स को भी रहता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां तक हो सके अपने क्रेडिट कार्ड यूज करिए रादर देन डेबिट कार्ड ऑन साइट्स विच वी आर नॉट श्योर। इनफैक्ट अनश्योर साइट्स में तो बहुत हिसाब से यूज करना चाहिए। डेबिट कार्ड तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि डेबिट कार्ड में सीधा आपका बैंक से पैसा निकल गया और फिर बहुत मुश्किल होता है। और क्रेडिट कार्ड में एटलीस्ट आपका बैंक से तो पैसा नहीं निकला है, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने दिया है, पर आपके यहां से अभी तक पैसा नहीं गया है। वेल, एक बार आपके यहां से पैसा निकल गया तो देन यू आर रिस्पांसिबल फॉर गेटिंग आउट द मनी। अब दोस्तों एसबीआई कार्ड्स की तरफ चलते हैं। अब कोविड के कारण क्या हुआ, ऑनलाइन यूसेज तो बढ़ गया, क्रेडिट कार्ड्स का यूसेज काफी बढ़ गया पहले से, ये तो जरूर फायदा हुआ कंपनी को। और एट द सेम टाइम रिवॉल्विंग कस्टमर्स भी इसके बेसी आ रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अब लोग टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए रिवॉल्व होते जा रहे क्रेडिट। और प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है कि ऑफ डिलिक्वेंसी। अब कितना इसका बैड डेट्स होगा, कितने डिफॉल्ट होंगे, ये अपने को पता नहीं। और जिस तरह से अभी मूव करी इकोनॉमी, तो डिफॉल्ट का चांसेस इज प्रीटी हाई। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत संभल के रहे। और ऑलरेडी इस कंपनी का P 65, सो आप कोई सस्ते में भी नहीं खरीद रहे, फिर कोई वैल्यूएशन भी कंपनी का कोई सस्ता नहीं है, इसलिए हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर देखिए कंपनी का डिफॉल्ट्स कम होते हैं तब तो बहुत बड़े, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करी है और आगे भी करेगी। और अगर डिफॉल्ट्स का रेशियो बढ़ते रहता है देन कंपनी माइट फेस रियल प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, और कंपनी का शेयर प्राइस विल रियली प्लमेट। आगे बढ़ने के पहले अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो देयर इज अ एनुअल सब्सक्रिप्शन फी ऑफ ₹15,000, बेसिकली 15,000। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। अब दोस्तों अपने अगली कंपनी की तरफ चलते हैं, और इस कंपनी का OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन द लास्ट 5 years ऑन एवरेज हैज बीन अराउंड 17%, विच इज वेरी गुड। और इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद FCF इज ऑल्सो पॉजिटिव, विच इज अ वेरी गुड साइन। और इसका रिसीवेबल डेज इज ऑल्सो जस्ट 1 month, विच इज अ वेरी गुड साइन। whereas इसका वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 3 months। और ऑन टॉप ऑफ दैट इसका डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.1, इट इज ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। और यही नहीं, इसका P इज ऑल्सो लेस देन 10, इनफैक्ट इट इज 9.9, तो काफी रीजनेबल है इसका P। दोस्तों दिस कंपनी इज लीडिंग पाइन केमिकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, और पाइन केमिकल से मेनली निकल के आता है टर्पीन्स, विच एक्चुअली को प्रोडक्ट। टर्पीन से और भी कई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसमें से इसका मेन प्रोडक्ट हो गया कैम्फर, जो एक्चुअली 80% कंट्रीब्यूट करती है टू द टोटल सेल्स ऑफ टर्पीन। कैम्फर के अलावा दोस्तों इसके प्रोडक्ट हो जाते हैं जैसे डाइपेंटीन, सोडियम एसीटेट। दोस्तों ये कंपनी मेन टारगेट करती है B2B सेगमेंट को, यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कंपनीज को डायरेक्टली सप्लाई करती है। मतलब B2C में भी एंटर की है, और वहां भी अब डाइवर्सिफाई करिए। इनफैक्ट क्योंकि देखिए B2C में मार्जिन से मच हायर। और दोस्तों एक्सपोर्ट भी करती है, और इसका मेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो गए USA, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज। अगर रिटेल सेगमेंट का बात करें तो इट मेनली रिटेल्स थ्रू Amazon, Flipkart, Reliance Retail and DMart। अब दोस्तों ये कंपनी ट्राई करी है टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स सच एज कैम्फीन, आइसोबोनिन एसीटेट एंड आइसोबोनोनिल टू इंटरनेशनल कस्टमर्स, जहां प्रॉफिट मार्जिन्स आर मच हायर। दोस्तों टर्पीन्स आर aromatic compounds and they're very high odor and resistance capabilities, इसलिए they are used as essential oil, fragrance and flavoring agent in industrial uses। In fact टर्पीन का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है and it is coming also from cosmetics, foods and beverages, paints and coatings, rubber and pharmaceuticals। देखिए कैम्फर यानी कपूर रिलीजियस पर्पसेस में तो काफी यूज होता है, पूजा पाठ में कई जगह यूज होता है। उसके अलावा आज के दिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफी इसका यूसेज है, स्पेशली OTC एनर्जेटिक्स में तो काफी यूज हो रहा है। OTC यानी ओवर द काउंटर एनर्जेटिक्स हो गए, ऑल दोस ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू रिलीव पेन। और दोस्तों बहुत ही फेमस ऑइंटमेंट विप्स वेपोरब, इसमें काफी अच्छा खासा यूज होता है कैम्फर का। इनफैक्ट इसका मेन इंग्रेडिएंट कैम्फर ही है। इनफैक्ट दोस्तों डिपेंटीन व्हिच इज एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैम्फर, वो भी काफी हद तक यूज होता है एज सॉल्वेंट इन पेंट्स इंडस्ट्री। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो रेडी सब्स्टिट्यूट इन फॉर्मुलेशंस ऑफ क्लीनिंग एंड डिक्रीजिंग एजेंट्स। और दोस्तों पहले B2B सेगमेंट का अगर अपनी बात करें तो टर्पीन ये सप्लाई करती है टू एशियन पेंट्स, कंजाई नेरोलैक, बर्जर, इमामी, ITC एंड कोलगेट। और सिंथेटिक रेजिन सेगमेंट का बात करें तो उसमें सप्लाई करती है टू पिडिलाइट, हेंकल, बोस्टिक। अब दोस्तों B2B सेगमेंट में ये अपने ही ब्रांड नेम मंगलम एंड कैंप्योर में सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स। अब जैसे आपके कैंप्योर में इट सेल्स बेसिकली होम केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सच एज एयर प्यूरिफायर, कोन्स, स्टिक्स, सोप एंड हैंड वॉश। और मंगलम ब्रांड में इट सप्लाइज कपूर के गोलियां यानी कैम्फर टैबलेट्स। तो दोस्तों कंपनी का नाम है मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये कि दोस्तों इट्स अ कमोडिटी प्रोडक्ट, और इसका जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट्स इज डिपेंडेंट। दूसरा दोस्तों सिंस एंट्री बैरियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैम्फर इज वेरी लो, आराम से कोई भी बैठा के फैक्ट्री कैम्फर मैन्युफैक्चर कर सकता है,
बहुत लंबा चौड़ा कोई टेक्निकल नो हाउ का दरकार नहीं है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई होंगे तो और लोग भी अपना कैपेसिटी इंक्रीज करने के और नए प्लेयर्स आ जाएंगे, तो इनको क्या कोई बहुत हेफ्टी प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलने वाले इन द फ्यूचर। एक बार थोड़ा बहुत मिल जाएगा इन बिटवीन, बट ओवरऑल इन द लॉन्ग रन इट कैन नॉट एक्सपेक्ट वेरी हेफ्टी प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल ऑफ एनी कमोडिटी। दूसरा, इसका जो रॉ मटेरियल्स है उसमें काफी वोलेटिलिटी रहता है प्राइसेस में, तो अगर प्राइसेस इंक्रीज होता है देन अगेन इस प्रॉफिट्स विल बी इंपैक्टेड। अब दोस्तों यहाँ एक्चुअली सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर ये रिटेल सेगमेंट को अच्छी तरह टारगेट करे, क्योंकि देखिए रिटेल सेगमेंट में इसका प्रॉफिट मार्जिन क्वाइट हाई, और अपना ब्रांड नेम में तो देखिए बहुत अच्छा, इनफैक्ट एचयूएल, नेस्ले सबको देख लीजिए कहां से कहां का प्रॉफिट राइज हो गया। बहुत अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करे तो यहाँ कंपनी अच्छा पैसा कमा सकती है। ऊपर से अगर फार्मा इंडस्ट्री में तभी अच्छा खासा चल रहा है और फार्मा इंडस्ट्री भी इसका प्रोडक्ट्स यूज करते रहे, तब इसके प्रॉफिट मार्जिन विल कीप इंक्रीजिंग। तो यहाँ कंपनी में अभी इन्वेस्ट करके फायदा ये हो सकता है कि अगर फ्यूचर में ये अपना रिटेल सेगमेंट को अच्छी तरह लेवरेज करती है, दिस कंपनी इज एक्चुअली अ गुड वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दोस्तों अब अपने तीसरा कंपनी की तरफ चलते हैं, और इस कंपनी का ओपीएम इज अराउंड 7% ओवर द इयर्स, और इसका सीएफओ इज पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। इसका डेट इक्विटी रेशियो इज 0.3, इसका इंटरेस्ट कवरेज अच्छा है, सो दैट इज नॉट एन इशू। दोस्तों इसका रिसीवेबल डेज का बात करें तो दैट इज अराउंड 3 मंथ्स, और इसका वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 5 मंथ्स, और इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो दैट इज अराउंड 13%, और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 10%। तो दोस्तों दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन 3 ब्रॉड सेगमेंट्स व्हिच आर ट्रांसफार्मर ऑयल्स एंड स्पेशलिटी ऑयल्स, कंडक्टर सेगमेंट्स एंड पावर टेलीकॉम केबल्स। दोस्तों अगर अपने इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का बात करें तो कई जगह है, जैसे इसके महाराष्ट्र में भी है, फिर दादर नगर हवेली में है, गुजरात में, उड़ीसा में और शारजहां में भी है। तो दोस्तों ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंडक्टर्स का बात करें तो इसके जो मेन कस्टमर्स है वो हो गए जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर अडानी ग्रुप, फिर वेरियस गवर्नमेंट एंटिटी, और इसके अलावा काफी प्रोमिनेंट टर्नकी ऑपरेटर्स जिसके साथ बहुत इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ओवर द इयर्स। इनफैक्ट दोस्तों इट एक्सपोर्ट्स टू मोर देन 100 कंट्रीज, और इसका मेन फोकस है टू अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट। अब दोस्तों पिछले साल इसका कंडक्टर एंड केबल सेगमेंट में तो अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहा, इनफैक्ट इट वाज 36%, बट क्या हुआ कि दिस कंपनी चार्जेस फिक्स कन्वर्शन चार्जेस पर यूनिट बोथ पीएसओ सेगमेंट और कंडक्टर सेगमेंट में, तो इसके जो प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स जिस बेसिकली एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑयल एंड जीपी शीट्स, उसके दाम बढ़ते रहे हैं। अब उसके दाम बढ़ने से इसका प्रॉफिट मार्जिन हैज डेफिनेटली बीन इंपैक्टेड, बिकॉज वो काफी हद तक मेन रॉ मटेरियल है ऑफ इट्स टीएसओ सेगमेंट एज वेल एज कंडक्टर्स। दोस्तों आप सोच रहे हो कि वर्किंग कैपिटल 150 दिन तक क्यों है, इतना समय क्यों लगता है, इतना ब्लॉक क्यों रहता है इतना दिन तक वर्किंग कैपिटल? तो इसका कारण ये कि सेक्टर में ही there is always the delay in order execution by EPC, basically engineering, procurement and construction players, and there's also delay in getting clearance and funding arrangement। और दोस्तों प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, ये दोनों रॉ मटेरियल जो मेन रॉ मटेरियल्स है ऑफ कंडक्टर, उन दोनों का प्राइस बढ़ते रहा है ओवर द इयर्स। इस कारण से अगेन इसका प्रॉफिट इंपैक्ट हो रहा है। अब दोस्तों अगर फ्यूचर में एल्यूमिनियम का प्राइस गिरता है तो इसका बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी मच हायर। वैसे कंपनी तो बहुत साउंड है, नो डाउट अबाउट इट, कंपनी बढ़िया है, सिंस इट्स बीन अ साइक्लिक सेक्टर, आपको ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी, पर अभी फिलहाल कंपनी का प्राइस काफी रिजनेबल है, काफी डाउन है, और उस हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखता है। इनफैक्ट दोस्तों पीई का बात भी करें तो अराउंड 13.4 है, विच इज लेस देन द हिस्टोरिकल पीई। तो यहाँ और भी क्लियर हो रहा है कि जिस प्राइस में अपने को इस कंपनी का शेयर मिल रहा है दैट प्राइस इज डेफिनेटली रीजनेबल। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और रिस्क का बात करें तो रिस्क एक तो ये हो गया कि सिंस वोलेटिलिटी अगर रहेगा रॉ मटेरियल प्राइसेस में तो वहां कंपनी का प्रॉफिट इंपैक्ट होगा, और दूसरा रिस्क ये है दोस्तों कि इसका काफी हद तक रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं, इनफैक्ट मोर देन 60%। तो इसके बेसिकली रॉ मटेरियल्स एज वेल एज बोरिंग्स आर इन फॉरेन एक्सचेंज, एंड द वोलेटिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अफेक्ट्स इट्स प्रॉफिट्स। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप की इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने और मैं लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।